दूर अंतरिक्ष से अपनी छोटी सी पृथ्वी को निहारते हुए देखने का ख्याल हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। पर क्या आपको जरा भी आइडिया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले किसी एस्ट्रोनॉट की जिंदगी कैसी होती है? तो चलिए चलते हैं आने वाले भविष्य के ऐसे रोमांचक सफर पे जहां स्पेस से जुड़ी आपके नॉलेज की बारीक एवं गहन परीक्षा ली जाएगी। समझिए आप किसी स्पेसशिप के कैप्टन हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि टेक ऑफ का टाइम हो चुका है। धरती को प्रलय से बचाना। 2099 के सबसे होनहार स्पेस कैप्टन का खिताब जीतने के नाते धरती की तरफ तेजी से बढ़ती हुई 10 मील चौड़ी एक उल्कापिंड से निपटने की जिम्मेदारी आपके कुशल हाथों में सौंपी गई है। अपनी मर्जी का क्रू चुनने के बाद आगे की रणनीति आपको खुद ही तय करनी होगी। आप क्या करेंगे? ए, उल्कापिंड पे परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि उसके चीथड़े उड़ जाएं। बी, पिंड को सफेद रंग से पोत देंगे ताकि धरती से टकराने पर वो कम से कम सुंदर तो दिखे। सी, अपने स्पेसशिप से धक्का मार के पिंड की गति की दिशा बदलने की कोशिश करेंगे। अगर आपके स्पेसशिप को खास तौर पर किसी उल्कापिंड को धक्का देकर उसकी दिशा बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, पर किसी छोटे उल्कापिंड के साथ भी ये काम बेहद जोखिम भरा हो सकता है, तो जाहिर है कि 10 मील चौड़े किसी भारी भरकम एस्टेरॉयड की दिशा बदलने के लिए जबरदस्त ताकत की जरूरत पड़ेगी। पर साथ ही साथ आपके स्पेसशिप को भी अच्छी खासी क्षति पहुंचेगी। रही बात उल्कापिंड को विस्फोट से उड़ाने की, तो भले ही उसके कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, पर धरती पे खतरा फिर भी बना रहेगा, क्योंकि मात्र 35 मीटर चौड़ाई वाले उल्कापिंड भी किसी भी शहर को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। वहीं अगर पिंड पे पुताई कर दी जाए तो उस पर यरकोस की प्रभाव काम करने लगेगा, क्योंकि चमकीले रंग की वजह से पिंड द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली सौर ऊर्जा में भारी गिरावट आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंट बड़ी मात्रा में लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे एक बल उत्पन्न होता है जो कि उल्का की दिशा भी बदल सकता है। असल दुनिया में भी वैज्ञानिक पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखने वाले किसी एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने के लिए यही उपाय सुझाते हैं। अंतरिक्ष के लुटेरे। अंतरिक्ष में थोड़ा और आगे बढ़ने पर लुटेरे आप पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते वे एकदम से आपके पास आ जाते हैं और करीब 100 फीट की दूरी से आपका पीछा करने लगते हैं। वे लुटेरे आपकी शिप पे आक्रमण करने के लिए अपने हथियार और असला रेडी कर रहे हैं। आपको जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये लुटेरे आपके स्पेसशिप के चीथड़े उड़ा देंगे। आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ए, शिप के अगले हिस्से में लगे पावरफुल साइडवर्ड ब्लास्टर या शिप की साइड में लगी बड़ी बंदूकों की मदद से उन लुटेरों को भून देंगे। बी, पावरफुल ब्लास्टर की जगह शिप के अगले और पिछले हिस्से में लगे छोटे साइड ब्लास्टर का यूज करेंगे। सी, उन पर अपने परमाणु बम से हमला करेंगे। 100 फीट से भी कम दूरी पर स्थित किसी टारगेट पे परमाणु हमला करना खुदकुशी के बराबर है, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती जो विस्फोट की ताकत को कम कर दे। इसलिए धमाके में निकलने वाले जानलेवा छर्रे, रेडिएशन और जबरदस्त गर्मी चारों दिशा में दूर तक फैल जाएगी। वहीं केवल शिप के अगले हिस्से में लगे ब्लास्टर को दागने से जबरदस्त झटका लगेगा, जिससे शिप अपना संतुलन खो देगी और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अगले और पिछले दोनों ही ब्लास्टर्स को एक साथ फायर करने से शिप के अगले और पिछले दोनों ही हिस्सों पर एक समान बल काम करेगा, जिससे उसका संतुलन एवं कंट्रोल बरकरार रहेगा। ऐसा करने से आपकी शिप पर भले ही ज्यादा शक्तिशाली रिएक्शन बल काम करे, पर वो आगे की तरफ बढ़ती रहेगी और आपकी फायरिंग का निशाना भी एकदम सटीक बैठेगा। यानी अब उन लुटेरों को अपनी जिंदगी से अलविदा कह लेना चाहिए भाई। खुले अंतरिक्ष में बह जाना। लुटेरों से जंग करने के बाद अब आपकी शिप को थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत है, इसलिए आप अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलते हैं और साइड में लगे एक क्षतिग्रस्त ऑक्सीजन टैंक को सही करने में जुट जाते हैं। वो टैंक अचानक से तेज धमाके के साथ फट जाती है और तेज झटके की वजह से आपको शिप से बांधने वाली रस्सी टूट जाती है। रस्सी के झटके की वजह से आपकी गति तो कम हो गई, पर स्पेस सूट का प्रोपल्शन सिस्टम खराब हो जाने की वजह से आप अंतरिक्ष के अनंत में बहते चले जा रहे हैं। किसी स्पेस सूट को पहनने में पूरे 45 मिनट लगते हैं, यानी तब तक आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। आप अपनी शिप तक कैसे वापस आएंगे? ए, एकदम शांतचित्त होकर मदद आने का इंतजार करेंगे। बी, अपने हाथ पैर चलाएंगे मानो तैरने की कोशिश कर रहे हों। सी, सूट का जूता निकाल के विपरीत दिशा में फेंकेंगे, पर ऐसा करने से आपके सूट की सील टूट जाएगी।
अगर आपने 45 मिनट तक कुछ नहीं किया तो अपने यान से हजारों नहीं तो सैकड़ों मील दूर जरूर चले जाएंगे, जिसके बाद आपको बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तैरने की कोशिश करना एकदम व्यर्थ है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी मीडियम नहीं होता, बस अनंत दूरी तक फैला वैक्यूम ही होता है। अपनी गति की दिशा बदलने के लिए आपको कुछ फेंकना होगा। स्पेस सूट का जूता अच्छे खासे वजन का होता है, यानी अगर आपने उसे जोर से और सही दिशा में फेंका तो उसके रिएक्शन में लगने वाला झटका आपको अपनी स्पेसशिप तक वापस पहुंचा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि शिप तक वापस जाने का आपका सफर ज्यादा सुहाना नहीं होने वाला। अंतरिक्ष में सांस का क्या करें? आप अपनी शिप की तरफ वापस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जूता निकालने की वजह से आपका स्पेस सूट अब सील बंद नहीं रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि सुराख की वजह से आपके सूट की सारी हवा झट से बाहर निकल गई। ऐसे में आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? ए, सांस छोड़ते हुए जल्द से जल्द शरीर की सारी हवा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बी, एक गहरी सांस लेंगे और उसे अंदर ही थामे रखेंगे। सी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी हवा को अपने फेफड़ों में थाम कर रखेंगे। स्पेस मूवीज की माने तो आप अंतरिक्ष में या तो ठंड से जम के मर जाएंगे या पावरफुल वैक्यूम की वजह से आपका शरीर फट जाएगा, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। सीधी धूप में आपके बिना जूते वाले पैर में थोड़ी सी जलन या छांव में फ्रीजिंग महसूस हो सकती है, पर आपके साथ कुछ भी जानलेवा नहीं होने वाला। आपकी जान को असल खतरा तो ये है कि अंतरिक्ष का शक्तिशाली वैक्यूम आपके शरीर में मौजूद हवा को कुछ भी करके बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अगर आपने खुद ब खुद हवा को बाहर निकलने में मदद ना की तो आपकी नसें फट सकती हैं, या उससे भी कुछ बुरा हो सकता है। यानी अगर आपने शरीर की हवा खुद बाहर नहीं निकाली तो अंतरिक्ष कुछ भी करके उसे अपने आप ही बाहर निकाल लेगा। आपकी स्पेसशिप के लिए परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट। इस जानलेवा हादसे से बच निकलने के बाद आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और जुपिटर के पास पहुंच जाते हैं। बदकिस्मती से आपकी स्पेसशिप में कुछ और बड़ी खराबी आ जाती है, जिसे ठीक करने के लिए शिप को कहीं पर पार्क करके आपको अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलना पड़ेगा। सौर मंडल के जिस हिस्से में आप मौजूद हैं, वहां आपके पास लैंडिंग के लिए सिर्फ 3 ही विकल्प हैं। ए, जुपिटर की सतह। बी, जुपिटर के उपग्रह यूरोपा की सतह। सी, 67,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरती हुई एक उल्कापिंड की सतह। अगर आप जुपिटर के इर्द गिर्द मौजूद दम घोट देने वाली गैसेस की परतों को चीरकर किसी तरह ग्रह के ठोस गर्भ तक पहुंच जाते हैं तो वो जगह लैंडिंग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहां का तापमान 64,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जो कि यान और जान दोनों के लिए घातक है। जुपिटर से निकलने वाली घातक रेडिएशन लगातार यूरोपा की सतह को अपना निशाना बनाती है और यहाँ आपका स्पेस सूट भी आपको बचा नहीं पाएगा, यानी लैंडिंग का तो सवाल ही नहीं है। अब आपके पास केवल उल्कापिंड की सतह पर लैंडिंग करने का ही विकल्प बचता है। 67,000 मील प्रति घंटा सुनने में भले ही ज्यादा लगता हो, और हमारी धरती सूर्य की परिक्रमा इसी रफ्तार से करती है, वैसे भी स्पीड या गति हमेशा किसी दूसरी वस्तु के रिलेटिव या सापेक्ष ही नापी जाती है। यानी अगर आप अपने यान की रफ्तार तेज कर लें तो थोड़ी बहुत मशक्कत करके उस उल्कापिंड पर लैंड कर सकते हैं, जिसकी तेज रफ्तार आपको जुपिटर से निकलने वाली घातक रेडिएशन से दूर ले जाएगी। उल्का की सतह पर फंसे बिन ऑक्सीजन। अपनी स्पेसशिप को 2 मील चौड़ी और उस उल्का पिंड पर खड़ी करके आप बाहर निकल के पिंड की सतह पर कदम रखते हैं, पर वहां का गुरुत्वाकर्षण न्यून होने के कारण आप 30 फीट आगे निकल जाते हैं। अपना संतुलन संभालते ही आपको ध्यान आता है कि आपकी ऑक्सीजन टैंक लगभग खाली थी और जस्ट अभी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। आपको अपने आप को थोड़ा और व्यवस्थित करना होगा भाई। खैर, ये तब होगा जब आप शिप तक सही सलामत वापस पहुंचेंगे। वापस शिप तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे? ए, धीरे धीरे रेंगते हुए शिप तक जाने की कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि ऑक्सीजन की कमी से आप बेहोश ना हो। बी, इंतजार करेंगे कि क्रू का कोई सदस्य सूट पहनकर आपको बचाने आए। सी, कम गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाएंगे और पूरी ताकत से छलांग लगाते हुए सीधा अपने शिप तक पहुंच जाएंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस सूट चढ़ाने में पूरे 45 मिनट लगते हैं। अगर आप इतनी देर तक बिना ऑक्सीजन के रहे तो पक्का दम तोड़ देंगे। इतने कम गुरुत्वाकर्षण में छलांग लगाने का आइडिया बहुत बुरा है, क्योंकि जरा सी भी चूक हुई और आप खुले अंतरिक्ष में बह जाएंगे।
आप तो झेल ही चुके हैं कि वो एक्सपीरियंस कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। सो ज्यादा ऊंचा कूदने पर आपकी जान पर बात बन सकती है। आपके पास बस एक ही रास्ता है, जमीन के सहारे चिपक कर शिप की तरफ रेंगते रहें, ताकि आपके खून में मौजूद बची खुची ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा देर तक चल सके, क्योंकि आपकी जिंदगी अब केवल इसी बात पर टिकी हुई है। उल्कापिंड बेल्ट बनी अड़चन। आप किसी की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और आप धरती की तरफ वापस लौटने का फैसला करते हैं, पर फिर एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। धरती तक का सफर तय करने के लिए शिप पर क्रू के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध खाद्य पदार्थों के खत्म होने तक आप केवल मंगल ग्रह तक ही पहुंच पाएंगे, जहां किस्मत से कुछ ह्यूमन बेसेस मौजूद हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको मार्स और जुपिटर के बीच पड़ने वाली एस्ट्रोनॉट बेल्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप धीमी गति से चलें तो बिना किसी उल्कापिंड से टकराए एकदम सही सलामत बच निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपके ग्रुप को 3 हफ्तों तक बिना कुछ खाए रहना पड़ेगा। आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे? ए, खुद अपनी और ग्रुप की जान को भूख से होने वाली मौत के खतरे में डालकर धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। बी, क्रू का कोई एक सदस्य अपने हिस्से का सारा खाना दूसरे सदस्यों में बांट देगा। सी, एस्टेरॉयड बेल्ट को तेज रफ्तार से पार करने की कोशिश करेंगे ताकि पृथ्वी तक जल्दी पहुंचे। अगर आपने किसी ग्रुप मेंबर का सारा खाना लेने की कोशिश की है तो जाहिर है वो आपका जानी दुश्मन हो जाएगा, और स्पेस में आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। धीमी गति से चलना और किसी पिंड से टकराने के बजाय भूख से मर जाने वाले आइडिया में तो जरा भी समझदारी नहीं है। एस्टेरॉयड बेल्ट देखने में भले ही खतरनाक लगती हूँ, पर आपकी शिप को नुकसान पहुंचाने लायक साइज वाले एस्टेरॉयड्स के बीच में बहुत अच्छी खासी दूरी होती है, जिसकी वजह से आपके उनसे टकराने की उम्मीद बहुत कम होती है। नासा वाले तो जब देखो तब एस्टेरॉयड बेल्ट के आर पार उपग्रह भेजते रहते हैं, इसलिए जितनी रफ्तार हो सके पृथ्वी की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्रू का खाना जल्दी खत्म होने वाला है। मार्स पे आपका स्वागत है। एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करने के बाद आप मंगल ग्रह पहुंचते हैं, लेकिन लैंडिंग के वक्त कोई खराबी आ जाने के कारण आपकी शिप क्रैश हो जाती है, जिसमें आपके सिवा ग्रुप के सारे सदस्य मारे जाते हैं। आप किसी तरह वहां मौजूद 120 तक पहुंचते हैं, जिसके मजबूत प्रेशराइज्ड दरवाजे खुलने पर महज एक नॉर्मल सी ड्रेस पहने हुए एक औरत मुस्कुराकर आपका स्वागत करती है। अंदर पहुंचते ही आप भाग लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है, और बेस के अध्यक्ष से बात करने पर पता चलता है कि देश के एक सदस्य की जगह किसी बहरूपीय एलियन ने ले ली है। क्या आप बता सकते हैं कि वो बहरूपीय कौन है? ए, वो शख्स जो दावा करता है कि मार्स की धूप में चमड़ी झुलस जाने के कारण उसके पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी है। बी, आपको बेस के अंदर लाने वाली औरत। सी, वो शख्स जिसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की हैं। इंसान की दो आंखें अलग अलग रंग की होना कोई नामुमकिन बात नहीं है। ये आंख की एक बीमारी है जिसे हेटेरोक्रोमिया आइरिडिस कहा जाता है, और बेहद अजीबोगरीब माने जाने वाले डेविड बोवी भी इसी बीमारी से ग्रसित थे। मुंह पर पट्टियां बांधकर अपनी पहचान छुपाने वाले शख्स पे आपका शक जाना भी एकदम वाजिब है, लेकिन अगर आपका स्वागत करने वाली महिला की ड्रेस पर ध्यान दिया जाए तो सारे सवाल खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। कोई इंसान बिना स्पेस सूट पहने मार्स के मौसम में भला कैसे जिंदा रह सकता है? तो बताइए, क्या उस औरत के सिवा कोई और शख्स एलियन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। घर जाने का टिकट। उस एलियन से पूछताछ करने पर आपको पता चलता है कि वो मार्स की सतह के नीचे रहने वाली एक प्राचीन अंडरग्राउंड सभ्यता की सदस्य है। उसे सतह पर स्थित बेसिस में मौजूद इंसानों की जासूसी करने के लिए भेजा गया था, पर वो इंसानों को पसंद करने लगी और घर पहुंचने में आपकी मदद करना चाहती है। वो एलियन शर्त लगाती है कि अगर आप उसकी एक पहेली का सही जवाब देंगे तो उसकी पर्सनल स्पेसशिप में बैठकर आप पृथ्वी जा सकते हैं। इस पहेली का जवाब आपको खुद देना होगा, इसलिए अपनी सारी की सारी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। एवरी एंड की शुरुआत मुझसे होती है, स्पेस और टाइम का अंत भी मुझसे ही होता है। मैं क्रिएशन में शामिल हूँ और एवरी प्लेस के आगे और पीछे मैं ही हूँ। मैं क्या हूँ? उम्मीद है कि आपको सही जवाब पता चल गया होगा, वरना अपनी बची खुची जिंदगी मार्स पर बिताने के लिए तैयार हो जाइए। जाहिर है कि एवरी एंड की शुरुआत स्पेस और टाइम का अंत एवरी प्लेस की शुरुआत अंग्रेजी वर्णमाला के ई अक्षर से होती है, जो क्रिएशन की स्पेलिंग में भी आता है। मुझे तो ई सुनते ही अर्थ पे स्थित अपने घर की याद आ गई। तन्हाई भरा लंबा सफर।
उस एलियन की पर्सनल स्पेसशिप में सवार होकर आप धरती के सफर पे निकल जाते हैं। लेकिन आपका डर, हफ्तों की तन्हाई और बोरियत आपको पागलपन की कगार पर ले आया। एक दिन आप नोटिस करते हैं कि शिप पर एक क्रायो चैम्बर भी मौजूद है, जिसकी मदद से लंबे सफर के दौरान वो एलियन अपने शरीर को जमाकर निष्क्रिय कर देती थी। आपको क्या करना चाहिए? ए, 300 दिनों के बचे हुए सफर को इसी तरह नॉर्मल तरीके से तय करेंगे, भले ही इस दौरान आप पूरी तरह से पागल हो जाएं। बी, क्रायो चैम्बर को 300 दिनों के लिए सेट करके आराम से उसमें सो जाएंगे। सी, क्रायो चैम्बर को 1 हफ्ते के लिए सेट करेंगे ताकि अगर सिर्फ कुछ गड़बड़ होती है तो समय रहते आप उसे ठीक कर लें। क्रायो चैम्बर में सोना भले ही दिलचस्प लगता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। असल जिंदगी में इंसानी शरीर को इस तरह से नहीं जमाया जा सकता और ये महज किस्से कहानियों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है। इंसानी कोशिकाएं इतनी नाजुक होती हैं कि 1 हफ्ते भी इस तरह के तापमान को नहीं झेल सकती। जैसा कि हम देख चुके हैं, एलियंस का शरीर कहीं ज्यादा भीषण होता है, यानी हमारे पास चुपचाप बैठकर सफर खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी जान चली जाने के मुकाबले थोड़ा बहुत सनकी हो जाना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। क्या आप अड़चनों से भरे अंतरिक्ष के इस रोमांचकारी सफर को सही सलामत पूरा करने में कामयाब हुए? और इनमें से कितने पहेलियों का जवाब आपने एकदम सही दिया? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर दें और देखिए दूसरों के मुकाबले आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिलहाल के लिए गुड बाय। देखने के लिए शुक्रिया।